ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज हमें टॉपिक पढ़ना है वर्क डन बाय डिफरेंट फोर्सेस। ठीक है, तो उसमें पहला है वर्क डन बाय ग्रेविटी। तो ग्रेविटी का बिल्कुल सिंपल होता है। जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट, ये हमारा अर्थ है, ग्राउंड है, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मान लो ऑब्जेक्ट एच हाइट पर है, एम मास का ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट को मैं डायरेक्ट नीचे लेके आऊँ इस पाथ के थ्रू, या फिर मैं इस ऑब्जेक्ट को नीचे लाऊं साइड में, नीचे लाऊं साइड में, इस तरीके से लेके आऊं। पहले केस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को नीचे ले आया, दूसरे केस में ऑब्जेक्ट को नीचे लाया इस तरीके से, इस पाथ से नीचे ला रहा हूँ मैं ऐसे। और तीसरे केस में मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट को इस तरीके से नीचे लाया, दूसरे केस में ऐसे स्टेप वाइज नीचे लाया, तीसरे केस में मैं किसी एंगल पे नीचे लेके गया ऐसे ऐसे। इन तीनों ही केस में वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा, हमेशा सेम होगा। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी, इसमें ये पाथ डायरेक्ट था, इसमें स्टेप वाइज था, इसमें डायरेक्ट था। तो इन तीनों ही केस में वर्क डन बाय ग्रेविटी सेम होगा। क्यों? लॉजिक सिंपल है कि भाई ग्रेविटी फोर्स जो है वो नीचे की तरफ लग रही है, तो हमें डिस्प्लेसमेंट भी सिर्फ नीचे वाला ही लेना चाहिए। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ कितना हो गया, एच। आप इधर आए, साइड में जाने का कोई मतलब नहीं है, वर्क डन बाय ग्रेविटी नहीं होगा। तो ये इन सारी वर्टिकल लेंथ को जोड़ो, फिर से हाइट कितनी आ गई, एच। अब आप इधर गए हो बट हमको तो वर्टिकल लेंथ चाहिए, तो फिर से वर्टिकल हाइट कितनी आ गई, एच। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी विल बी mgh इन ऑल थ्री केसेस। तो आप किसी ब्लॉक को किसी भी पाथ के थ्रू लेके जाओ तो वर्क डन बाय ग्रेविटी इन सब में क्या आ रहा है, सेम। क्लियर? दैट इज mgh। तो देखो, अब हमको पढ़ना है वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन। एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट सपोज एक प्लैंक है कोई, ये कोई प्लैंक है इस तरीके से। अब इस प्लैंक का मास मान लेता हूं मैं m, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है छोटा सा m। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस प्लैंक को क्या कर रहा हूं, खींच रहा हूं। तो जब मैं इस प्लैंक को ऐसे खींच रहा हूं तो ब्लॉक भी इसके साथ आ रहा है। तो ब्लॉक इसके साथ आ रहा है, याद रखना, मैं इस प्लैंक को खींच रहा हूं तो ब्लॉक इसके साथ आ रहा है। तो जब ब्लॉक इसके साथ आ रहा है तो, और ये गिवन है कि ये ब्लॉक इस पर रिलेटिव स्लिपिंग नहीं कर रहा, यानी इसके ऊपर रखा हुआ है सिर्फ, तो इस पर रिलेटिव स्लिपिंग नहीं कर रहा। तो होगा क्या, जब मैं इसको खींचूंगा तो ये नीचे वाला प्लैंक आगे आना चाहेगा, तो ब्लॉक इसको रोकना चाहेगा, तो ब्लॉक इस पर रिलेटिव स्लिपिंग नहीं कर रहा, तो यानी फ्रिक्शन तो लग रहा होगा। लेकिन जब रिलेटिव स्लिपिंग नहीं होती तो कौन सा फ्रिक्शन लगता है, स्टैटिक फ्रिक्शन। क्लियर? जब रिलेटिव स्लिपिंग हो रही होती है तो कौन सा फ्रिक्शन लगता है, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ये ब्लॉक आगे आने की कोशिश कर रहा है, ये प्लैंक, नीचे वाले को बोलते हैं प्लैंक, ऊपर वाले को बोलते हैं ब्लॉक। तो ये प्लैंक है, ये ब्लॉक है। जब ये प्लैंक आगे आने की कोशिश कर रहा है तो ब्लॉक वहां पे रुका हुआ है, तो ब्लॉक देखेगा प्लैंक आगे भाग रहा है, तो ब्लॉक इसे रोकने की कोशिश करेगा, तो इस पर फ्रिक्शन लगाएगा पीछे की तरफ। कौन सा फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो प्लैंक पे फ्रिक्शन लग गया पीछे, तो थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग इस पर फ्रिक्शन कहां लगेगा, आगे। तो एक पे फ्रिक्शन पीछे लग गया, एफ एस, और एक पे इधर। मान लेते हैं, अब ये फोर्स एफ लग रही है, इसको मैं हटा दे रहा हूं। मान लेता हूं कि ये पूरा सिस्टम खिसक के आगे आ चुका है, ये पूरा का पूरा सिस्टम खिसक के आगे आ चुका है, एम और ये एम। तो ये सिस्टम यहां से कितना खिसका है, मान लेता हूं मैं एक्स। अब मैं देखूंगा वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन, पहले ब्लॉक पर, फिर प्लैंक पर, फिर टोटल सिस्टम पर। तो पहले मैं देख रहा हूं भाई ऑन ब्लॉक, तो वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन कितना हो जाएगा भाई। ब्लॉक को ध्यान से देखो, फ्रिक्शन फोर्स कितनी लग रही है, एफ एस। फ्रिक्शन फोर्स लेफ्ट की तरफ लग रही है और डिस्प्लेसमेंट भी लेफ्ट की तरफ हो रहा है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, एफ एस इंटू एक्स, पॉजिटिव। तो यहाँ वर्क डन कितना आ गया, पॉजिटिव। ये वर्क डन किसका है, वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन ब्लॉक। नेक्स्ट, ऑन प्लैंक। अगर मैं प्लैंक पर देखूंगा तो क्या होगा, तो प्लैंक देखो, ये रहा हमारा प्लैंक। प्लैंक पे फ्रिक्शन किधर लगा है, पीछे, बट डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ है, आगे की तरफ। देख लो भाई, ये डिस्प्लेसमेंट है एक्स और ये फ्रिक्शन है पीछे। तो प्लैंक पे फ्रिक्शन का वर्क डन कितना होगा, माइनस एफ एस इंटू एक्स, ये हो जाएगा। ठीक है भाई। थर्ड आता है, अगर मैं कंबाइंड सिस्टम को मान लू वर्क डन टोटल, तो मैं ऑन प्लैंक एंड ब्लॉक बोथ, तो अगर मैं दोनों पे मान लू तो टोटल वर्क डन बाई फ्रिक्शन कितना आ जाएगा, दोनों को जोड़ देता हूं तो कितना आ जाएगा, 0। अब इस चीज को थोड़ा ध्यान से देखना और समझना कि वर्क डन बाई स्टैटिक फ्रिक्शन जो है, इट कैन बी पॉजिटिव, यहां पॉजिटिव आ रहा है,
इट कैन ऑल्सो बी नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव आ रहा है, एंड इट कैन ऑल्सो बी जीरो। तो वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो। तो भाई ये वाला क्वेश्चन देखो, एन इंक्लाइंड प्लेन इज मूविंग अप विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v। ये पूरा इंक्लाइंड प्लेन ऊपर जा रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी भाई आपकी v। अब ब्लॉक इज केप्ट ऑन द इंक्लाइन, ये ब्लॉक इस इंक्लाइन पे रखा हुआ है, एंड इट इज एट रेस्ट। ब्लॉक जो है रेस्ट पे, याद रखना विद रिस्पेक्ट टू इंक्लाइन, यानी ये ऐसे नहीं जा रहा है, ऐसे ऐसे मूव नहीं कर रहा है, इंक्लाइन ऊपर जा रहा है तो उसके ऊपर, यानी विद रिस्पेक्ट टू द इंक्लाइन इट इज एट रेस्ट। कैलकुलेट द वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालना है, फ्रिक्शन निकालना है, एंड नॉर्मल फोर्स। कैलकुलेट द वर्क। क्वेश्चन थोड़ा समझा देता हूँ। ये कोई लिफ्ट टाइप का है, इसके अंदर इंक्लाइन है थीटा एंगल पर, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ब्लॉक कोई मोशन नहीं कर रहा, पूरी की पूरी लिफ्ट ऊपर जा रही है, या पूरी की पूरी लिफ्ट ऊपर जा रही है, तो हमें इन सब का वर्क डन निकालना है, ग्रेविटी का, फ्रिक्शन का, नॉर्मल फोर्स का। कितना टाइम दे रखा है, टी। क्लियर। एक और इंपॉर्टेंट चीज दे रखी है कि इसकी कांस्टेंट वेलोसिटी दे रखी है v। तो मैं देख लेता हूँ कि कितना पहुंच गई होगी। तो अगर मैं इसको सिंपल मानूं, मान लो लिफ्ट हमारी यहाँ पर है, तो लिफ्ट यहाँ से यहाँ पहुंच गई होगी, तो लिफ्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट है v, तो कितना लिफ्ट ऊपर पहुंच गई होगी, डिस्टेंस इक्वल्स स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, यहाँ एक्सेलरेशन तो है ही नहीं, चाहो तो आप डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी लगा सकते हो, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। एक्सेलरेशन तो जीरो है, तो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा, इसकी वेलोसिटी कितनी है, कांस्टेंट vt। तो यानी इतने ड्यूरेशन में जो डिस्प्लेसमेंट है लिफ्ट का वो कितना हो चुका होगा, vt। ये हमने कर लिया। ठीक है, हमने डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया कि भाई लिफ्ट इतना ऊपर पहुंच गई। अब हमें वर्क डन बाय ग्रेविटी, फ्रिक्शन और नॉर्मल फोर्स निकालना है। तो कैसे निकालें, तो पहले फोर्स बना देते हैं। यहाँ पे क्या लग रहा होगा, mg, यहाँ पे क्या लग रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन, और ठीक है, अब भाई फ्रिक्शन लग रहा होगा, फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो सोच के देखो, mg का एक कंपोनेंट इसको नीचे खींचेगा तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ, तो fs, स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो आपका लग रहा होगा। ठीक है, तो ये आपको दे रखा है, स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो आपका लग रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको ग्राउंड फ्रेम से भी ऑब्जर्व कर सकता हूँ। अगर मैं इसको ग्राउंड फ्रेम से भी ऑब्जर्व करूंगा तो ये मुझे इनर्शियल ही मतलब दिखेगा, मतलब जैसा मोशन हो रहा है वैसे ही दिखेगा। सिंपल देखो, ग्राउंड फ्रेम से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, बट इसकी वेलोसिटी जो है कांस्टेंट दे रखी है। अगर इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट दे रखी है तो इसका एक्सेलरेशन कितना आएगा भाई, जीरो। याद रखना, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन जीरो, तो नेट फोर्स कितना आना चाहिए इस पर, जीरो। ये याद रखना, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, तो नेट फोर्स जीरो। अब नेट फोर्स जीरो करना है, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको बताया था, वैसे तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। मैं mg के दो कंपोनेंट ले लूं, तो mg के दो कंपोनेंट, एक mg का कंपोनेंट इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा। ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा mg sin थीटा, और ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा mg cos थीटा। कंपोनेंट ले लिए, अब मैं इसको भूल जाता हूँ भाई, इसका कोई काम नहीं है क्योंकि मैंने कंपोनेंट ले लिए। तो मैंने बताया था अभी नेट फोर्स जीरो है, तो नेट फोर्स जीरो कब होगा, ये मेरी एक्सिस नंबर 1 और ये मेरी एक्सिस नंबर 2। तो देखो अब एक्सिस 1 में, एक्सिस 1 और एक्सिस 2, एक्सिस 1 में ध्यान से देखो, एक्सिस 1 ये रही, नीचे mg sin थीटा, ऊपर स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन कितना बराबर हो जाएगा, mg sin थीटा। क्यों भाई, क्योंकि नेट फोर्स जीरो है, अगर किसी बॉडी पर नेट फोर्स जीरो है तो जितना नीचे फोर्स उतना ऊपर फोर्स। अब एक्सिस नंबर 2 में आ जाओ इधर, तो एक्सिस नंबर 2 में आ जाओगे तो एक्सिस नंबर 2 में भी नेट फोर्स जीरो है, तो जितना ऊपर फोर्स उतना नीचे फोर्स। तो n किसके बराबर आ जाएगा, mg cos थीटा। तो ये मैंने पहले तो वैल्यू निकाल ली, ये फोर्स की सारी वैल्यू निकाल ली, ये मुझको डिस्प्लेसमेंट गिवन है। अब मैं सारा निकाल दूंगा कि भाई मैं किस का कितना होगा। ठीक, तो अब इसको ध्यान से देखो, वर्क डन बाय ग्रेविटी, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालूंगा, वर्क डन बाय mg। अब ध्यान से देखो, मैंने mg के कंपोनेंट ले लिए थे, बट मैंने बोला कंपोनेंट या तो कंपोनेंट ले लो या मत लो। अगर मैं mg के कंपोनेंट नहीं लेता तो mg फोर्स कहाँ लगता, नीचे लगता। मान लेता हूं मैं कंपोनेंट नहीं लिए, तो mg फोर्स नीचे लग रहा है, और इसका डिस्प्लेसमेंट किधर की तरफ हुआ है, ऊपर की तरफ, ये गई ऊपर की तरफ है, तो वर्क डन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। क्लियर, क्योंकि mg नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हुआ है, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये हो गया फोर्स, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया s, और इसके आगे क्या लगा दूंगा, माइनस, तो इट इज इक्वल टू माइनस mg इंटू वीटी। ये आ गया वर्क डन बाई mg, ये हमारा वर्क डन बाई mg है। नेक्स्ट अब मुझको निकालना है वर्क डन बाई नॉर्मल रिएक्शन, तो वर्क डन बाई नॉर्मल रिएक्शन निकाल लेते हैं। नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू ये रही। अब हमें देखना पड़ेगा कि नॉर्मल रिएक्शन किस तरफ है,
तो नॉर्मल रिएक्शन जो है वो इस तरफ है, नॉर्मल रिएक्शन, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो वर्टिकल डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ है। क्लियर? तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप नॉर्मल का कंपोनेंट ले लो, तो ये नॉर्मल इधर की तरफ है, आपको बताया था यहाँ पर एंगल निकला, ये बताया था आपको एंगल लेना। जब भी इसमें कंफ्यूज हो जाओ, डिस्प्लेसमेंट bt है, जब भी इसमें कंफ्यूज हो जाओ कि एंगल में कंफ्यूजन होती है, तो ऐसे बना लिया करो, ये वाला फ्लैग बताया था, ब्रिटेन का फ्लैग, ये थीटा पता कर लो यहाँ पर, ये थीटा, ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा। हमारा नॉर्मल इस तरफ है, नॉर्मल, तो नॉर्मल का कंपोनेंट हमें किधर लेना है, ऊपर की तरफ, तो कितना हो गया n cos थीटा, और डिस्प्लेसमेंट भी वही ऊपर की तरफ हो गया, तो नॉर्मल का कंपोनेंट कितना हो गया n cos थीटा, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया s, तो वर्क डन बाई नॉर्मल कितना हो गया n cos थीटा, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया s, तो वर्क डन बाई नॉर्मल, n की वैल्यू ऊपर से डालो, n की वैल्यू कितनी है mg cos थीटा इंटू cos थीटा इंटू वीटी, यह जाएगा। क्लियर? नॉर्मल की वैल्यू यहां से डाली मैंने, ये क्लियर। तो वर्क डन बाई नॉर्मल इज इक्वल टू व्हाट, mg cos स्क्वायर थीटा वीटी, तो दैट इज इक्वल टू mg cos स्क्वायर थीटा वीटी, ये हो गया वर्क डन बाई नॉर्मल। अब लास्ट आता है मेरा वर्क डन बाई फ्रिक्शन, तो वर्क डन बाई स्टैटिक फ्रिक्शन, अब खुद ही देखो स्टैटिक फ्रिक्शन किधर लग रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन ये लग रहा है, तो ये रहा आपका स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ करूं, यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूं, इसके अकॉर्डिंग स्टैटिक फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है, ऐसे लग रहा है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन ऐसे लग रहा होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन, डिस्प्लेसमेंट किधर है, ऊपर की तरफ, तो आप इसका क्या ले लो, कंपोनेंट ले लो, इधर थीटा है तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर और एक इधर, तो ऊपर वाला कौन सा कंपोनेंट जाएगा, एफएस साइन थीटा, तो स्टैटिक फ्रिक्शन का कंपोनेंट ऊपर की तरफ कितना चला गया, एफएस साइन थीटा, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, एफएस साइन थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब एफएस है कितना भाई आपका, ठीक है, एफएस को देख लेते हैं कि एफएस हमारा कितना है, एफएस ये रहा mg साइन थीटा इंटू साइन थीटा, और करना है इंटू वीटी, ये लिख दिया, इट इज इक्वल टू mg साइन स्क्वायर थीटा वीटी, सो दिस इज द वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन। क्लियर? तो ये हमारा पूरा क्वेश्चन हो गया। अब ये चीज ध्यान से देखो, ये वाला क्वेश्चन, अ ब्लॉक ऑफ मास m इज केप्ट ऑन अ रफ प्लैंक, ये कोई प्लैंक है नीचे वाला और ये ऊपर वाला ब्लॉक है, तो ब्लॉक ऑफ मास m इज केप्ट ऑन अ रफ प्लैंक विच मूव्स विद अ हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन a, ये जो प्लैंक है a एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है, इसके ऊपर ये ब्लॉक रखा हुआ है, यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा है, इफ a इसका एक्सेलरेशन है, इफ द प्लैंक वाज एट रेस्ट एट t इक्वल टू 0, शुरुआत में प्लैंक रेस्ट पे था, एंड द ब्लॉक डज नॉट स्लाइड रिलेटिव टू द प्लैंक, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ब्लॉक जो है वो इस पर स्लाइड नहीं कर रहा, जब भी कोई चीज किसी दूसरे के ऊपर स्लाइड नहीं कर रही होती है तो कौन सा फ्रिक्शन लगता है, स्टैटिक फ्रिक्शन, तो भाई स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। फाइंड वर्क डन बाय द फ्रिक्शन ऑन द प्लैंक, ऑन द ब्लॉक एंड ऑन द सिस्टम। फिर से देख लो, ये एक प्लैंक है, इसके ऊपर ब्लॉक रखा है, यहाँ फ्रिक्शन है, भाई यहाँ पे फ्रिक्शन है, ये प्लैंक आगे जा रहा है ए एक्सेलरेशन से, टाइम दे रखा है आपको टी इक्वल टू 0, इन टाइम टी, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इन टाइम टी, टाइम टी में आपको बताना है वर्क डन, फ्रिक्शन ने कितना वर्क डन किया इस पर और इस पूरे सिस्टम पर। तो भाई मान लेता हूँ ये सिस्टम कितना आगे जाएगा, तो यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दे रहा हूँ, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0, इनिशियली रेस्ट पे था, गिवन था प्लैंक रेस्ट पे है, तो डिस्प्लेसमेंट आपका डायरेक्ट आ गया हाफ इंटू ए इंटू टी स्क्वायर, तो यानी इतना प्लैंक आगे चला जाएगा। ठीक, ये तो हमें पता चली, प्लैंक आगे बढ़ने की कोशिश करेगा तो ब्लॉक इसे रोकने की कोशिश करेगा, तो फ्रिक्शन किधर लगाएगा, पीछे, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा क्योंकि रिलेटिव स्लिपिंग नहीं हुई, ये उस पर फ्रिक्शन लगाएगा, किधर की तरफ लगाएगा, आगे। क्लियर? अब मुझे स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू नहीं पता है तो वो मुझे निकालनी पड़ेगी, तो अब ये स्टैटिक फ्रिक्शन इस प्लैंक पे कितना, ब्लॉक पे कितना काम करेगा, प्लैंक पे कितना काम करेगा, टोटल कितना काम करेगा, वो हमें निकालना है। तो पहले तो स्टैटिक फ्रिक्शन की फोर्स तो पता हो, तो देखो हमें पता है कि ये इस सिस्टम का एक्सेलरेशन है a, और ये इसके ऊपर रखा हुआ है और स्लिप नहीं कर रहा है, अगर कोई चीज किसी के ऊपर रखी हुई है और स्लिप नहीं कर रही है तो यानी दोनों लोग साथ में जा रहे हैं, अगर दोनों लोग साथ में जा रहे हैं तो जो एक्सेलरेशन इस प्लैंक का होगा वही एक्सेलरेशन इस ब्लॉक का होगा, क्योंकि दोनों लोग साथ में जा रहे हैं। तो मैं क्या करता हूं, ऊपर वाले ब्लॉक की एफईटी बना लेता हूं, m मास है, फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा है, fs, इस पर एक ही फोर्स लग रहा है, मैं इसकी इक्वेशन लिख देता हूं, F इक्वल्स ma,
तो एफ एस इक्वल्स एम इंटू ए, ये आ गई मेरी स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू। ठीक है, अब मुझे वर्क डन निकालना है ब्लॉक पर, प्लैंक पर, फिर टोटल। तो ब्लॉक पर तो डायरेक्ट निकाल दूंगा ऑन ब्लॉक। ब्लॉक पे वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन, बताओ भाई फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कितना है एफ एस, आगे की तरफ फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ये रहा, ये इसकी वैल्यू ऊपर लिखी हुई है, ये रही वैल्यू, और फोर्स भी आगे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी आगे हो रहा है, तो एफ एस इंटू एस। तो वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन इज, एफ एस कितना है भाई आपका एम ए, और वो कितना है आपका एस कितना है 80 स्क्वायर। ये आ गया वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन, किस पर आया ये निकल के, ब्लॉक पर। अब मैं प्लैंक पर निकाल देता हूं ऑन प्लैंक। भाई प्लैंक पे खुद ही देखो, ये प्लैंक है, इस पर फोर्स किधर लग रही है, पीछे, तो फोर्स पीछे लग रही है और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, प्लैंक का आगे, तो वर्क डन कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। इट इज माइनस एफ एस इंटू एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। एफ एस अभी निकाला है आपने, एफ एस इंटू हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक, अब सिस्टम की बात कर लेता हूं, ये मैंने ब्लॉक का निकाल दिया, ये मैंने प्लैंक का निकाल दिया, अब मैं सिस्टम की बात कर लेता हूं। सिस्टम मतलब प्लैंक प्लस ब्लॉक। तो अगर प्लैंक प्लस ब्लॉक की बात करूंगा तो दोनों वर्क डन जोड़ दूं, तो वर्क डन बाई एफ एस दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो वर्क डन बाई स्टैटिक फ्रिक्शन कितना आ जाएगा आपका निकल के 0, दोनों सिस्टम पर। एक पर देखो पॉजिटिव आया है, एक पर नेगेटिव आया है, और नेट कितना आ गया है 0। ठीक है, तो भाई देखो अब हमें देखना है वर्क डन बाई काइनेटिक फ्रिक्शन। तो एक सिचुएशन अज्यूम कर लेते हैं इसमें। तो मान लेता हूं मैं एक, जैसे एक नीचे एक प्लैंक मान लेता हूं मैं, यहाँ पर ये ग्राउंड है हमारा। ठीक, तो मैंने एक प्लैंक मान लिया, ये हमारा एक प्लैंक है एम मास का, कैपिटल एम। इसके ऊपर हमने एक ब्लॉक है, तो ये प्लैंक अभी रखा हुआ है। ये वाला नीचे वाला सरफेस आपका स्मूथ है, कि सरफेस स्मूथ है। अब मैंने एक प्लैंक यहाँ रखा और उस प्लैंक को कुछ इनिशियल वेलोसिटी दे दी, मतलब धक्का मार दिया प्लैंक में, कुछ भी कर दिया, तो उसको इनिशियल वेलोसिटी दे दी v नॉट। अब ये प्लैंक जो है, ये ऊपर वाला ब्लॉक है, नीचे वाला प्लैंक है, तो ये ब्लॉक आगे जाएगा। जब ये ब्लॉक आगे जाएगा तो यानी इस पर रिलेटिव स्लिपिंग हो रही है, गिवन है कि रिलेटिव स्लिपिंग होगी। तो जब इसमें रिलेटिव स्लिपिंग होगी तो ये इसको रोकने की कोशिश करेगा, तो इस पर फ्रिक्शन किधर लगाएगा, पीछे एफ की। रिलेटिव स्लिपिंग हो रही है तो काइनेटिक फ्रिक्शन, तो ये इस पर फ्रिक्शन किधर लगाएगा, आगे। तो सिंस इसको वेलोसिटी मिली हुई है और इस पर फ्रिक्शन लग रहा है, तो थोड़ी देर बाद ये यहां से खिसक के आगे पहुंच जाएगा। इसका कैपिटल है, मास इसका है। मान लेता हूं ये इनका रेफरेंस पॉइंट था। लेट सपोज ये जो खिसका है आगे, इसको मान लेता हूं मैं x1, और ये जितना आगे खिसका है इसको मान लेता हूं x2। तो जितना ब्लॉक खिसका है वो x1 है और जितना प्लैंक खिसका है वो x2 है। तो मैं वर्क डन निकाल रहा हूं ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। तो पहले निकालता हूं ऑन ब्लॉक, कि भाई ब्लॉक पे कितना होगा। तो ब्लॉक पे वर्क डन बाई काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होगा, इसको देखना, W बाई एफ के। इट विल बी जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है ब्लॉक पर, तो ब्लॉक पर पीछे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है, तो माइनस एफ के इंटू x1। ठीक, नेक्स्ट आ जाएगा ऑन प्लैंक। तो अगर मैं प्लैंक पे निकालूंगा तो प्लैंक पे कितना आएगा, प्लैंक पे फ्रिक्शन फोर्स आगे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट आगे लग रहा है, आगे हो रहा है, तो वर्क डन बाई काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू एफ के इंटू x2। ये आ गया। अगर मैं टोटल सिस्टम पे वर्क डन निकालूंगा तो टोटल सिस्टम पे, ऑन टोटल सिस्टम, ऑन प्लैंक एंड ब्लॉक एंड प्लैंक, तो ब्लॉक और प्लैंक अगर दोनों पे निकालूंगा तो अब देखते हैं तो क्या होगा, ऑन ब्लॉक और प्लैंक यानी टोटल सिस्टम, तो दोनों के वर्क डन को ऐड कर दूंगा, तो डब्ल्यू एफ के, इसको ध्यान से देखो, माइनस एफ के x1 है और एफ के x2 है, तो माइनस एफ के x1 प्लस एफ के x2। मैं माइनस एफ के कॉमन ले लेता हूं, अंदर बच जाएगा x1 माइनस x2 एफ के। अब मैंने अंदर x1 माइनस x2 क्यों बचाया है, क्योंकि ध्यान से देखो, x1 की वैल्यू ज्यादा है और x2 की वैल्यू कम है। ब्लॉक यहां से यहां गया है और ये प्लैंक यहां से यहां गया है, तो इससे होगा क्या, ये जो x1 माइनस x2 है ये क्या आ जाएगा आपका, पॉजिटिव। तो जो ओवरऑल वर्क डन है, ये ओवरऑल वर्क डन कैसा आ जाएगा, यहाँ नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इज नेगेटिव, तो ओवरऑल वर्क डन कैसा आएगा, नेगेटिव। तो ये याद रखना। तो ब्लॉक पे जो फ्रिक्शन का वर्क डन है
वो नेगेटिव है काइनेटिक फ्रिक्शन का, जो प्लैंक पे जो वर्क डन है वो पॉजिटिव है, और जो टोटल वर्क डन है वो नेगेटिव है। तो याद रखना काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन जो टोटल होता है वो जीरो नहीं होता, एक पे पॉजिटिव है एक पे नेगेटिव है, और टोटल जो काइनेटिक सिस्टम का वर्क डन होगा, टोटल वर्क डन ये इंपॉर्टेंट है, वो हमेशा नेगेटिव ही होगा। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हमेशा और हमेशा एनर्जी आपकी कंज्यूम करता है, मतलब कम कर रहा होता है एनर्जी। तो देखो हमको ये क्वेश्चन दे रखा है, एक इंक्लाइन है 37 डिग्री पर, 2 kg का ब्लॉक है, 20 न्यूटन की हम फोर्स लगा रहे हैं नीचे की तरफ, और ये ब्लॉक नीचे जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। द ब्लॉक स्टार्ट, और ये जो सरफेस है वो रफ है, ये गिवन है क्योंकि फ्रिक्शन तभी लगेगा, ये सरफेस रफ है। द ब्लॉक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, ब्लॉक रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है, एंड मूव्स विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, नीचे जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। फाइंड वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स, ये जो आपने फोर्स अप्लाई किया इसका वर्क डन निकालना है। बाय द वेट ऑफ द ब्लॉक, जो वेट लगेगा उसका वर्क डन निकालना है, और फ्रिक्शन का वर्क डन निकालना है इन फर्स्ट सेकंड। सारे वर्क डन हमें फर्स्ट सेकंड के अंदर निकालना है। क्लियर? फिर से समझा दे रहा हूँ। इंक्लाइन 2 kg ब्लॉक, 20 न्यूटन की फोर्स, नीचे जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, सरफेस रफ है, तो हमें टोटल वर्क डन निकालना है। तो पहले मैं फोर्स बना देता हूँ, यहाँ पर फोर्स लग जाएगा mg। क्लियर? mg के चाहे तो दो कंपोनेंट ले सकते हैं, mg sin 37 ये, और mg cos 37, ये दो कंपोनेंट आ जाएंगे। ऊपर और लग रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन, बट उसका कोई ज्यादा काम नहीं है। अच्छा, फ्रिक्शन भी लग रहा होगा, ब्लॉक नीचे जा रहा है, गिवन है नीचे जा रहा है, तो फ्रिक्शन कहाँ लग रहा होगा? ऊपर, काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के। तो मुझे फ्रिक्शन की वैल्यू नहीं पता है, तो पहले तो मैं फ्रिक्शन की वैल्यू पता करता हूँ। अच्छा, हमें वर्क डन निकालना है और डिस्प्लेसमेंट नहीं दे रखा, तो डिस्प्लेसमेंट नहीं दे रखा, मत देने दो, हमें डिस्प्लेसमेंट हम खुद निकाल रहे हैं। ब्लॉक रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो इनिशियल वेलोसिटी ब्लॉक की कितनी हो जाएगी? 0। टाइम दे रखा है कितना? 1 सेकेंड, यहाँ दे रखा है ना फर्स्ट सेकेंड, तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लगाऊंगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर एस इक्वल टू यूटी। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 ले लूंगा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा? हाफ। एक्सेलरेशन गिवन है आपको 10 इंटू 1 का स्क्वायर, तो 2 5 10, तो कितना आ जाएगा भाई? 5 मीटर। तो यानी जो ब्लॉक है वो खिसक के कितना मीटर नीचे आएगा? 5 मीटर। तो ये मैं डिनोट कर दे रहा हूँ यहाँ पर 5 मीटर, तो ब्लॉक आ जाएगा नीचे। अब मुझे अप्लाइड फोर्स का वर्क डन निकालना है, फ्रिक्शन फोर्स निकालनी है, वो साइड। अब मैं इस एक्सेस को सॉल्व करता हूँ, ये वाली एक्सेस, ये ठीक है भाई, ये हमारी एक्सेस नंबर 1, ये एक्सेस नंबर 1 है, ये एक्सेस नंबर 2 है। तो मैं इसको एक्सेस 1 में सॉल्व कर रहा हूँ। एक्सेस 1 में देखो, एफ नेट इक्वल्स एम ए, एफ नेट नीचे कितना फोर्स लग रहा है? mg sin 37 माइनस ऊपर कितना लग रहा है? सॉरी, हाँ, नीचे ये लग रहा है mg sin 37, और 20 न्यूटन भी तो नीचे की तरफ लग रहा है भाई, तो आप उसे नीचे तो धक्का मारा 20 न्यूटन से, तो यहाँ पे कितना कर दूंगा? 20 नीचे की तरफ लग रहा है 20, और mg sin 37 माइनस ऊपर कितना लग रहा है? एफ के। मास कितना है ब्लॉक का? 2, एक्सेलरेशन कितना गिवन है? 10, तो 20 प्लस मास 2 इंटू 10 इंटू 3/5 माइनस एफ के इक्वल्स 20, तो 5 टू 10, तो एफ के जो है सॉल्व होके 20 से 20 कट गया, ये इधर चला जाएगा, तो एफ के आ जाएगा आपका 12 न्यूटन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू है वो आ गई आपकी 12 न्यूटन। अब मैं सबका वर्क डन निकाल रहा हूँ, ठीक है? अब तो सिंपल हो गया क्वेश्चन। तो वर्क डन बाई फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट, वर्क डन बाई फोर्स, वर्क डन बाई फोर्स कितना आ जाएगा आपका? तो इट विल बी एफ इक्वल्स फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना है? 5, तो फोर्स नीचे लग रही है ना, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना? 20, नीचे की तरफ लग रहा है, देखो ये फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट है, 20 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 100 जूल, ये आ गया वर्क। ठीक, सेकेंड अगर हम निकालें तो वर्क डन बाई एफ आ गया हमारा। नेक्स्ट वर्क डन बाई वेट, तो डब्ल्यू बाई एम जी। एम जी देखो, एम जी के मैंने कंपोनेंट ले लिए, लेकिन मैं कंपोनेंट अगर नहीं भी लेता तो मेरा काम चल जाता। मैं एम जी के कंपोनेंट को इग्नोर कर रहा हूँ, मैं केवल एम जी को कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक है, हमारी मर्जी होती है कि हम क्या कर रहे हैं, या तो फोर्स से ले लो या उसके कंपोनेंट से ले लो। अगर मान लो आप कंपोनेंट से करना चाह रहे हो, चलो मैं कंपोनेंट से कर ले रहा हूँ, क्योंकि मैंने एमजी के कंपोनेंट ले लिए तो एमजी को भूल जाता हूँ, तो मैं एमजी को भूल गया। तो एमजी के दो कंपोनेंट है, एमजी साइन 37, एमजी कॉस 37, और ब्लॉक इधर आ रहा है, तो एमजी कॉस 37 तो इसके परपेंडिकुलर हो गया, तो इसका वर्क डन 0 होगा। भाई इस कंपोनेंट का कोई वर्क डन नहीं होगा क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है।
तो जो भी वर्क डन होगा वो इसका होगा mg sin 37। तो वर्क डन बाई mg कितना हो जाएगा, mg sin 37, ये हो गया फोर्स। डिस्प्लेसमेंट कितना s, mg 2 इंटू 10 इंटू साइन 37, 3/5 इंटू डिस्प्लेसमेंट 5, 5 से 5 गया, इट इज 60 जूल। तो वर्क डन बाई mg कितना आ गया भाई, 60 जूल। अब लास्ट लिख रहा हूँ वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स। तो वर्क डन बाई एफ के, तो वर्क डन बाई एफ के कितना आ जाएगा, फ्रिक्शन की तरफ लगा है पीछे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट की तरफ हुआ है नीचे की तरफ, तो एफ के इंटू एस माइनस, तो एफ के कितना है, एफ के की वैल्यू मैंने यहाँ निकाली हुई है 12 इंटू 5, तो कितना आ जाएगा -60 जूल। ठीक है, सो दिस इज द आंसर। ठीक, तो भाई देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, एक ब्लॉक है, इसका मास मैं दे देता हूँ आपको, मास है m, ब्लॉक का मास m है, ब्लॉक पे हमने फोर्स लगाई F और ये खिसक के आगे पहुंच गया, कितना आगे पहुंच गया, x डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, x उसका डिस्प्लेसमेंट है। क्वेश्चन पढ़ो अब, अ ब्लॉक ऑफ मास m इज पुल्ड स्लोली बाय अ मिनिमम कांस्टेंट फोर्स, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनिमम कांस्टेंट फोर्स, हमने कम से कम फोर्स लगाई है उस पर ताकि जस्ट आगे बढ़ सके, मिनिमम फोर्स लगाई है ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस थ्रू अ डिस्टेंस x, एक ब्लॉक पर हमने कम से कम मिनिमम फोर्स लगाई है और वो x डिस्टेंस आगे खिसक गया। फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स इफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू, यहाँ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दे रखा है, वर्क डन बाय द फोर्स हमें बताना है। तो क्वेश्चन फिर से समझ लो, हमने उस पर ब्लॉक पे F फोर्स लगाई, बट ये फोर्स जो है वो मिनिमम है, याद रखना ये फोर्स जो है आपकी वो मिनिमम है। तो पहले, और एंगल वेंगल कुछ नहीं दे रखा और उन्होंने बोला कि वर्क डन बाय फोर्स निकालो, तो पहले तो हमको फोर्स निकालनी पड़ेगी कि भाई फोर्स कितनी लग रही है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट पर मिनिमम फोर्स लगा रहे हो, यानी बहुत धीमे धीमे आ रहा है, अगर वो बहुत धीमे धीमे आ रहा है तो उसका एक्सेलरेशन लगभग कितना है, 0। ये तो क्लियर हो गया, क्योंकि आप मिनिमम फोर्स लगा रहे हो तो एक्सेलरेशन कितना ले लेना, 0। तो अब इसके लिए अगर मैं करूं, तो मान लो ये एंगल मुझे गिवन नहीं है, मैंने इसको थीटा मान लिया, तो इसके दो कंपोनेंट आएंगे भाई, एक कंपोनेंट आ जाएगा f cos थीटा, इसका एक्सेलरेशन कितना मान ले रहा हूं मैं, 0, क्यों, क्योंकि मैं मिनिमम फोर्स लगा रहा हूं। ठीक है, साइड में लिख दे रहा हूं भाई, एक्सेलरेशन कितना है, 0। इस f का मैंने ये थीटा एंगल मान लिया, तो कितना कंपोनेंट हो गया, f cos थीटा। अगर ये f cos थीटा हो गया तो एक कंपोनेंट ऊपर पहुंच जाएगा f sin थीटा, पीछे आगे जा रहा है, तो अभी आगे जा रहा है ब्लॉक, तो काइनेटिक फ्रिक्शन नीचे mg, ये लग रहा है। अभी आपने बोला कि ये ब्लॉक बहुत धीमे धीमे जा रहा है, बहुत मिनिमम फोर्स, तो इसका एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए, 0। अगर एक्सेलरेशन 0 है तो नेट फोर्स कितनी होनी चाहिए, 0। ये मेरी एक्सिस नंबर x एक्सिस ले लेता हूं और y एक्सिस, ध्यान से देखना, x एक्सिस एंड y एक्सिस, इसको फोर्स को भूल जाओ क्योंकि इसके कंपोनेंट ले लिए। x एक्सिस में सिंस ब्लॉक का एक्सेलरेशन 0 है तो नेट फोर्स कितनी करनी है, 0, नेट फोर्स 0। तो x एक्सिस में आगे की तरफ कितनी फोर्स लग रही है, f cos थीटा, और पीछे की तरफ भाई कितनी फोर्स लग रही है, पीछे की तरफ फोर्स लग रही है एफ के, तो दैट इज इक्वल टू एफ के, ये लिख देता हूं। अब y एक्सिस में आ जाओ, y एक्सिस में कितनी फोर्स लग रही है, यहां से mg f sin थीटा और नॉर्मल रिएक्शन, तो y एक्सिस में भी नेट फोर्स 0 है, नेट ऊपर तो जा ही नहीं रहा, तो नेट फोर्स 0 है, तो कितना लिखेंगे मैं, n प्लस f sin थीटा इक्वल्स mg। तो यहां से मैं क्या करता हूं, n की वैल्यू निकाल लेता हूं, व्हाट इज n, mg माइनस f sin थीटा। इस n को मैं कहां यूज करूंगा, यहां पर। ठीक है, ये मैंने यहां से क्वेश्चन निकाली, यहां यूज कर लेता हूं, इसको लिख रहा हूं मैं f cos थीटा इक्वल्स f के, तो f cos थीटा इक्वल्स क्या लिखूंगा, म्यू इंटू n, ये लिख दिया मैंने। तो f cos थीटा इक्वल्स म्यू इंटू n, n की वैल्यू यहां से डाल दी, mg माइनस f sin थीटा, तो f cos थीटा इसको इधर ले आया, प्लस म्यू f sin थीटा इज इक्वल टू म्यू mg, ये आ गया। तो f की वैल्यू कितनी आ गई, कॉमन ले लो, इट इज इक्वल टू म्यू mg अपॉन cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा, ये आ गई f की वैल्यू, ये हमारी f की वैल्यू आ गई, क्लियर। लेकिन उसने खुद बोल रखा है कि फोर्स मिनिमम होना चाहिए। अब ध्यान से देखना, मेन चीज अब स्टार्ट होती है, अगर आपको फोर्स को मिनिमम करना है तो आपका जो डिनोमिनेटर है वो क्या होना चाहिए, इसको मिनिमम करना है तो ये डिनोमिनेटर कितना होना चाहिए, मैक्सिमम, तो ये होना चाहिए मैक्सिमम, आपको बताया था
ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। याद रखना, अंडर पहले बताया था, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू पता है क्या होगी, अंडर रूट इसका जो कोफिशिएंट है 1 का स्क्वायर प्लस इसका कोफिशिएंट है म्यू का स्क्वायर, तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई। तो अगर मुझे मिनिमम फोर्स चाहिए तो डिनोमिनेटर मैक्सिमम होना चाहिए, तो मेरा मिनिमम फोर्स कितना आ गया, म्यू एम जी अपॉन अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर, ये आ गया मेरा, आ गया, ये मेरा मिनिमम फोर्स आ गया। अब मैं वर्क डन निकाल दूंगा, तो वर्क डन बाई एफ मिनिमम विल बी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो म्यू एम जी अपॉन अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर, ठीक है भाई, इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना है x, तो ये हमारा आ गया वर्क डन बाई f में। क्लियर, सो दिस इज आवर आंसर, म्यू एम जी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। क्लियर, ये लिखा हुआ है 1 प्लस म्यू स्क्वायर। मेन चीज इसमें यहां पर थी इस क्वेश्चन में कि जब मैंने f की वैल्यू निकाली तो मुझे फोर्स मिनिमम चाहिए, तो मेरा डिनोमिनेटर मैक्सिमम होना चाहिए, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो देखो ये हमारा छोटा सा टॉपिक है, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। एक ब्लॉक था, मैंने इसको ऐसे खींच दिया, अगर मैंने ब्लॉक को खींचा तो स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगी, पीछे, तो मुझे स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन निकालना है। स्प्रिंग फोर्स वेरिएबल फोर्स होती है, क्यों, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स की वैल्यू होती है के एक्स, तो किस पर डिपेंड करती है, एक्स पर, तो वेरिएबल फोर्स होगी। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स कितना होता है, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू वेरिएबल फोर्स का फॉर्मूला लगा देंगे एफ स्प्रिंग फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना लेंगे डीएक्स। इसको वैल्यू सॉल्व करो, कितना वैल्यू डाल दूंगा, के एक्स डी एक्स, जीरो, पहले स्प्रिंग खींची नहीं थी, जीरो पे थी, अब एक्स पर है, तो वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स के बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन कर देंगे एक्स स्क्वायर बाई 2, जीरो से लेके एक्स, तो वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स कितना आ जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो याद रखना वर्क डन बाई स्प्रिंग फोर्स कितना होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, कैसे, एक सिंपल सी सिचुएशन ले रहा हूँ, मान लो ये स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में है, यहाँ पर एक ब्लॉक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अगर मैंने इस स्प्रिंग को ऐसे दबाया तो स्प्रिंग दबती रही दबती रही दबती रही दबती रही, यहाँ पहुंच गई। तो इस प्रोसेस में हुआ क्या होगा, स्प्रिंग ने पीछे फोर्स लगाई होगी, बट डिस्प्लेसमेंट किधर की तरफ हुआ है, आगे की तरफ। तो ध्यान से देखना, अगर मैं इसे दबा रहा हूँ तो मैं बात कर रहा हूँ स्प्रिंग की, तो स्प्रिंग ने इसे दबा पीछे की तरफ फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ हुआ, तो यहाँ स्प्रिंग का वर्क डन कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इधर है, फोर्स इधर लग रहा है, तो कितना वर्क डन हो जाएगा, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। क्लियर, यहीं पे मैं अगर कोई दूसरी सिचुएशन ले लूँ कि भाई जैसे कोई ब्लॉक है, ये पहले से दबा हुआ है, ये पहले से दबा हुआ है, अब स्प्रिंग इसको खींच के बाहर फेंक देती है, तो स्प्रिंग इसको खींच के बाहर फेंक देती है, कितना बाहर फेंक दिया, एक्स, तो इस बार स्प्रिंग ने इसको बाहर की तरफ फोर्स लगाया, स्प्रिंग ने इसको धक्का देके आगे, यानी सिंपल देखना है, फोर्स स्प्रिंग फोर्स आगे लग रही है और डिस्प्लेसमेंट भी आगे हो रहा है, तो इस केस में जो स्प्रिंग का वर्क डन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर, वो भी प्लस का। सिंपल हमें ये देखना होता है, जिधर स्प्रिंग फोर्स लग रही है उधर ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो पॉजिटिव वर्क डन ले लेना, पॉजिटिव हाफ के एक्स स्क्वायर। स्प्रिंग फोर्स जिधर लग रहा है उसके अपोजिट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, ओके देन बाय।